हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आज प्रैक्टिस पेपर 25 देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत को की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडो बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? तो दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? अनाई मुड़ी है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अनाई मुड़ी है। अगर अनाई मुड़ी की बात कर ली जाए तो इसकी कुल ऊंचाई, अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है, जो क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। अगला बात करें डोडो बेटा की, अगर हम लोग बात करें तो डोडो बेटा जो है या नीलगिरी, दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी। नीलगिरी की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। यानी जो डोडो बेटा है या नीलगिरी पर्वत की, यानी नीलगिरी पर्वत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। महेंद्रगिरी की बात कर ली जाए तो महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की, यानी दक्षिण भारत के पूर्वी घाट की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। या किसकी है? तो पूर्वी घाट की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है या किसकी है? सतपुड़ा की, यानी सतपुड़ा की, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसकी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह कौन सा भारतीय राज्य है? तो उड़ीसा है। यानी उड़ीसा राज्य में क्या होता है? मैग्नीज का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर हम लोग मैगजीन की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? मैग्नीज का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है वो काले रंग की होती है। ये भी हमें काफी जानना होगा कि इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? काले रंग की होती है। इसके या किस काम में इस्तेमाल की जाती है? तो सबसे पहले यह जंग रोधी, यानी जंग रोधी इस्पात बनाने में, इस्पात इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, कांच बनाने में, कांच बनाने में और रासायनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घना की या गाटेमाला की? तो मूंगफली जो है या दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है गैम्बिया। गैम्बिया की जो मूंगफली है यहाँ की प्रमुख फसल है। तो मूंगफली किस देश की प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की मुख्य फसल है। यहाँ की जनसंख्या के द्वारा 80% लोग, यानी 80% लोग इस व्यवसाय को करते हैं। यानी मूंगफली का जो व्यवसाय है यहाँ के 80% लोगों के द्वारा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेड वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपननीत घाटी का, अभिनाती घाटी का,
पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो स्थित है कैलिफोर्निया में, कहाँ पर? कैलिफोर्निया में डेड वैली, एक तरह से कहा जाए मृतक घाटी जो है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। और यह घाटी जो है यानी मृतक घाटी, या हम इसे डेड वैली के नाम से जानते हैं, या किसका उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो यानी यूको मार्ग ऐसे वस्तुओं का जो उत्पादन होती हैं जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी वो वस्तुएं जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऐसी वस्तुओं को इको मार्क एक तरह से कहा जाए, या एक एक तरह से चिन्ह है ये, इको मार्क प्रदान किया जाता है। अगर इको मार्क की बात करें तो इको मार्क जो है भारतीय मानक ब्यूरो, एक तरह से किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो, मानक ब्यूरो के द्वारा 1900 कब शुरू किया गया था? 1991 में, यानी 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी भारतीय मानक ब्यूरो ऐसी वस्तुओं को इको मार्क प्रदान करता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को, 21 मई 1995 को, 21 जून 1996 को, 21 जून 1999 को। तो जो संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता है, इसको स्वीकार कब हुआ? ये भी एक डेट महत्वपूर्ण होती है। यानी इसको स्वीकार कब किया गया? 50 देशों द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया? तो 9 मई 1992, यानी 1992 में इस समझौते को स्वीकार किया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह कब प्रभावी हुआ। तो इस जब प्रभावी हुआ, या एक तरह से कब यह लागू हुआ, तो 21 मार्च 1994 को यह समझौता क्या हुआ? लागू कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। 21 मार्च 1994 को यह समझौता लागू हुआ, और इसको स्वीकार कब किया गया था? तो 9 मई 1992 को इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, या सांस्कृतिक प्रदूषण के? तो चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है, चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान उत्तराखंड राज्य से 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? क्वेश्चन यही से आप पूछ रहा है। तो यह वन कटाई के विरुद्ध था। यानी वनों की कटाई रोकने के लिए उत्तराखंड के वर्तमान की जो वहाँ की जनसंख्या थी, एक तरह से लोग थे, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? वनों की कटाई का क्या किया था? विरोध किया था। और इसी आंदोलन को क्या कहा गया था? चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? एक तरह से कहा जाए ग्लोबल गैस कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। यानी नाइट्रोजन को हरित गृह गैस के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित सबसे
बड़ी गैसों की मात्रा में होती है, जो वायुमंडल में लगभग 78%, क्या है, 78% के आसपास, 78% के आसपास हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। बाकी हरितगृह गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को भी शामिल किया जाता है, मीथेन को भी शामिल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को शामिल किया जाता है। और जो सबसे बड़ी हरितगृह गैस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, CFC, यानी CFC एक गैस है जो सबसे बड़ी हरितगृह गैस के यानी हरितगृह गैस के रूप में उपस्थित होती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए, लेसर भौतिकी के लिए, या अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए? तो होमी भाभा पुरस्कार जो है, यह जो है नाभिकीय ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, या उद्दीपित विकिरण? तो लेजर के द्वारा कौन सी क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण जो है या लेजर टेक्निक के द्वारा या तकनीक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर क्या बन रहा है? डी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत का राष्ट्रपति? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 155 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को क्या करता है? धारण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? डी वाला, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों सदनों से अलग अलग, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? यानी जो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह अपना त्यागपत्र दे देगी अगर उस सदन में अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए? पारित हो जाए। तो या किस सदन की बात कर रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वर्तमान जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसी कारण जब तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनी रहती है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत, एक तरह से कहा जाए विश्वास मत प्राप्त हो, यानी जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त है, जब तक वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनी रहती। जैसे ही वह अपना लोकसभा में विश्वास मत खोती है, वैसे ही उसे क्या करना पड़ता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? बीबी गिरी का, एन संजीव रेड्डी का, के आर नारायण का, या जाकिर हुसैन का? तो भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिनका संबंध
ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। चौथे राष्ट्रपति थे, चौथे, यानी चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। अगर इनके शासन पीरियड की बात की जाए तो 1969 से, यानी 1969 से 1974 तक, 1974 तक 1974 तक ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे तो चौथे नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे, जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद प्रभा सूरी, हरि विजय सूरी, पुष्पदत्त या यशोभद्र? तो अकबर किस जैन विद्वान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसे अपने दरबार में बुलाकर बहुत ही सम्मानित किया था और उसे जगत गुरु, क्या जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था और उसके ज्ञान से बहुत ही सम्मानित हुआ था। तो वह कौन जैन आचार्य थे? हरि विजय सूरी। यानी हरि विजय जो सूरी थे, एक जैन आचार्य थे, जिनके ज्ञान और प्रसिद्धि के कारण अकबर उन्हें बहुत सम्मानित करता था और उन्हें क्या क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु, यानी पूरे जगत के का आप क्या हैं? गुरु हैं। तो वह कौन विद्वान थे? ये आपको याद रखना है कि हरि विजय सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? तो यहाँ क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अंतिम खलीफा की बात कर रहा है, यानी किसके सिक्के पर अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो वह कौन थे? अलाउद्दीन मसूद शाह थे। अलाउद्दीन मसूद शाह थे, जिनके सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम क्या किया गया था? सर्वप्रथम अंकित किया गया था। क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसको खलीफा ने मानक उपाधि और दिल्ली के सुल्तान की के पद से नवाजा था। यानी जो खलीफा था इल्तुतमिश को मानक की उपाधि, एक मानक उपाधि भी दिया था, मानक उपाधि भी दिया था और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी माना था सर्वप्रथम। इसी कारण आपको ध्यान देना है शब्दों पर कि अंतिम खलीफा की बात कर रहा है, ना कि शुरुआती खलीफाओं की बात करी जा रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम मनोहर राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। यानी किसने दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि दी गई थी और इस राजा की उपाधि देकर यह जो है राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन की प्राप्ति के लिए। अगर अकबर द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो अकबर द्वितीय का जो शासन पीरियड रहा था वह 1806 से लेकर, यानी 1806 से लेकर 1837 तक का। कब तक? 1837 तक का, यानी 1837 तक का यह मुगल साम्राज्य के क्या रहते हैं? बादशाह रहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभूजी, राजा राम, जीजाबाई या ताराबाई? तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। यानी 1707 ईस्वी में क्या हुई थी? अकबर औरंगजेब की इंतकाल हुआ था या उसकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय जो मराठा साम्राज्य था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस समय
मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व था वह ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई की अगर बात की जाए, राजा राम की यह एक पत्नी थी, यानी राजा राम की क्या थी, ये पत्नी थी। और जब राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में, यानी 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब यह अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय, यानी शिवाजी 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 द्वितीय की संरक्षिका बनकर मराठा साम्राज्य की 1700 से 1700 से 1707 तक का क्या रहती हैं, मराठा साम्राज्य इन्हीं के नेतृत्व में क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व, तो समय मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ताराबाई कर रही थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना 1724 में 1724 में हुई थी। दिल्ली कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी, अगर इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना थोड़ा सा मिस हो रहा है दोस्तों। मेयो कॉलेज की स्थापना 1775 में हुई थी, 1775 में हुई थी। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वह भी क्या हुई थी, 1775 में हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की बात करें तो सर्वप्रथम इसी कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1724 में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था भारतीयों के लिए? तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833, यानी ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या तुर्की में? तो सर्वप्रथम जो प्रथम विश्व की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। 1914 से 1918 तक का प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसी समय राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में क्या किया था, एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में। यानी जो राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में किया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।